हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आज पॉलिटिकल थिंकर्स में यूनिट 2 है, अरस्तु पार्ट 2। ठीक है, एक पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया था, तो पार्ट 1 भी जरूर देख ले। और अभी एक में इसमें एक पार्ट और बनेगा। ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, तो आप लोग भी नहीं देखते ठीक से, तो जरूर वीडियो देखें। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा दास प्रथा पर विचार। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने काफी चीजें पढ़ लिया था, अब यहाँ पे पढ़ेंगे दास प्रथा पर विचार। देखिए, अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया था। ठीक है, हमने पिछली बार परिवार आदि पढ़ लिया था। और अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति दास हैं जो विवेक शून्य, यानी जिनके पास विवेक नहीं, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, दिमाग नहीं है, वो विवेक शून्य व्यक्ति हैं। वो क्या होते हैं? वो दास होते हैं, ये कहता है अरस्तु। अरस्तु ने विवेक शून्य लोगों को दासों की श्रेणी में, ठीक है, दासों की श्रेणी में रखा, जो शारीरिक रूप से तो बलिष्ठ होते हैं, लेकिन वो फिर भी उनके पास विवेक शून्य होते हैं, तो लोगों के दास होते हैं। दास मनुष्य की जीवित संपत्ति व परिवार का भाग भी होते हैं। ठीक है, यानी वो संपत्ति और मनुष्य और उनका जो है उनके भाग भी होते हैं, हिस्सा होते हैं एक दास जीवन के। ठीक है, क्योंकि उनके बिना कार्य व्यक्ति नहीं कर पाता है, और उनकी उन्हें जरूरत रहती है, और उनके कार्यों के वो सहयोगी होते हैं। दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु ने क्या क्या तर्क दिए हैं वो देखते हैं। देखिए, अरस्तु के अनुसार यह प्रकृति का नियम है, नेचर है ये। ठीक है, कि श्रेष्ठ जो है वो अधीनों पर शासन करे, यानी जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है, उच्च है, वो जो उनके अधीन है उन पर शासन करे। अतः दास प्रथा को इसने, अरस्तु ने क्या माना है? उसे प्राकृतिक माना है, नेचुरल माना है। ठीक है, दूसरा तर्क दिया है कि दास प्रथा दासों और स्वामी दोनों के लिए उपयोगी है। स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि जो मालिक होता है उसके लिए इसलिए उपयोगी, उसके द्वारा जो घरेलू कार्य होते हैं वह क्या करता है? उसे दास करता है। और दास जब घरेलू कार्यों को करता है तो स्वामी को क्या होता है? जो शासन कार्य का संचालन जब स्वामी करता है तो उसके लिए उसको पर्याप्त रूप से उसको समय मिल जाता है, क्योंकि उसके घरेलू कार्य पूरे हो जो चुके होते हैं, तो उसके पास जो टाइम होता है वो क्या करता है? वो शासन कार्यों के लिए देता है। तीसरी बात उसने कही कि दासों के लिए इसलिए उपयोगी है, स्वामी के लिए तो इसलिए उपयोगी हो गया, लेकिन जो दास है उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि मालिक के साथ रहते हैं जब वो, तो अच्छी चीजें सीखते हैं। और दासों में भी क्या होता है? उनके साथ नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, चौथी बात, अरस्तु ने नैतिकता का विकास होने पर दासों को छोड़ देने का भी समर्थन किया, यानी उन्हें हमेशा दास बना के आपको रखना जरूरी नहीं है। अगर उनके अंदर नैतिकता का विकसित हो चुकी है, उनका विवेक काम करने लग रहा है, तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, तो उसे छोड़ देने का समर्थन किया है। बारकर कहते हैं कि अरस्तु की जो दास प्रथा है उसमें मानवीयता का तत्व मौजूद, यानी इससे क्या पता चलता है कि अगर उसके अंदर विवेक है तो उसे आप बंधुआ मजदूर बना के मत रखिए, उसे छोड़ दीजिए। तो ये क्या है? यानी ये मानवीयता है एक तरीके से अरस्तु की। ठीक है, ऐसा नहीं कि दास है तो उसे पकड़ के बस जबरदस्ती बांध के ही रखो। ठीक है, आधुनिक दास प्रथा व अरस्तु की दास प्रथा में क्या अंतर है? आधुनिक जो दास प्रथा और अरस्तु की दास प्रथा। देखिए, आधुनिक दास प्रथा 18वीं 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी, जिसमें दासों के साथ अमानवीय और बर्बर व्यवहार किया जाता था। ठीक है, दासों को खुलेआम खरीदा जाता था, उन्हें बेचा जाता था, इन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। तो किस तरीके का व्यवहार हुआ? अमानवीय व्यवहार हुआ। जबकि जो है अरस्तु ऐसा कुछ भी नहीं कर चाहता था। अतः अरस्तु की जो दास प्रथा थी वो आधुनिक दास प्रथा से अलग थी, भिन्न थी। ठीक है, अरस्तु की दास प्रथा की विशेषताएं क्या है? अरस्तु ने युद्ध बंदियों को दासों की श्रेणी में नहीं रख रहे, यानी जो युद्ध में बंदी बनाए गए उनको दास नहीं बनाना है। इनके अनुसार दास का बेटा दास होगा, यह भी आवश्यक नहीं है कि जो दास है, जो नौकर है, उसका बेटा भी नौकर ही बने। अरस्तु के अनुसार दासों को उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए, वह केवल घरेलू कार्यों में ही सहायता करेंगे, यानी जो घरेलू कार्य हैं उसमें ही सहायता करें, वो जो उत्पादन आदि का कार्य है उसमें उनको नहीं लगाना है। अरस्तु कहता है कि यदि दास में विवेक का विकास हो जाएगा तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर उसके अंदर समझ विकसित हो गई,
नैतिकता विकसित हो गई तो उसको क्या करना है, उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी खुद अपने अनुसार जिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी सोच, इतनी समझ विकसित हो जाएगी। अतः यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आजीवन दास बनता रहेगा, तो ये जरूरी नहीं है। अगर उसके अंदर सोच समझ विकसित हो गई तो आप उसे छोड़ दें, उसे मुक्त कर दें, उसको अपना जीवन जीने दें। और इसके मतलब ये नहीं कि वो आजीवन, पूरे जीवन भर मरते दम तक आपका गुलाम बन के रहेगा। अरस्तु के अनुसार दासों के साथ मानवीय मित्रता पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी जो दास है उनके साथ मानवीय व्यवहार करो, मित्रता से पेश आओ और उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार भी करो। अरस्तु के अनुसार दास मालिक के शरीर के ही विस्तृत रूप होते हैं, और उसने यहां तक कहा कि यूनानी लोग दासों की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे, बल्कि बर्बर प्रजातियों को ही दासों में रखा जाएगा। उसने ये चीज भी कही। ठीक है, दासों की बात हो गई। अब चलते हैं हम विधि का शासन यानी कानून का शासन के बारे में अरस्तु ने अपने क्या विचार रखे हैं। देखिए, विधि के शासन की बात की जाए तो अरस्तु ने अपने, जो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, वह उसके विपरीत थे और विपरीत विधि के शासन को महत्व दिया। ठीक है, अरस्तु के अनुसार विधि जो है, कानून जो है, युग के अनुभव की संचित निधि है। और अरस्तु के अनुसार विधि वासना रहित विवेक है। अरस्तु ने विधि को सद्गुण का पर्याय माना है। क्या माना है अरस्तु ने विधि को, कानून को सद्गुण का पर्याय माना है। और अरस्तु की जो महत्वपूर्ण रचना थी पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स जो महत्वपूर्ण रचना थी, उसमें अरस्तु ने कहा कि जब व्यक्ति विधि व न्याय से, ठीक है, परिपूर्ण होता है तो वह क्या होता है, वो सर्वोत्तम होता है। परंतु इससे अगर अलग हो गया तो वह क्या हो जाता है, वो निकृष्ट बन जाता है। ठीक है, ये कहा है किसने, अरस्तु ने। अरस्तु कहता है कि विधि अवैयक्तिक होती है, क्योंकि विधि शासक और शासित दोनों पर समान रूप से लागू होती है। यानी एक व्यक्तिगत मतलब नहीं होता इसका, यह जो शासक होता है, ठीक है, उस पर भी लागू होती है। जो शासित होता है, जिस पर शासन किया जाता है, उस पर भी लागू होती है। शासक और शासित विधि के लिए समान होते हैं, और शासक विधि द्वारा शासन करते हैं। जो शासक होता है स्वेच्छाचारी नहीं होते हैं, और शासन का जो आधार होता है वो शासित जो होते हैं उनकी सहमति और उनकी इच्छा के अनुसार होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नागरिकता पर, बात करते हैं सिटीजनशिप। देखिए, अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति नागरिक हैं जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति नागरिक हैं जो शासन कार्य है उसमें भाग लेते हैं और उसमें अपना महत्वपूर्ण और अमूल्य योगदान देते हैं। बारकर कहता है कि अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में ना होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में है। यानी अरस्तु की नागरिकता ऐसी नहीं है कि सिर्फ कर दें, टैक्स दे, बल्कि शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में है अरस्तु की नागरिकता की जो कल्पना है। अरस्तु ने नागरिकता का आशय सरकार के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी से लिया है। जो न्यायिक कार्य हैं और जो प्रशासन के कार्य हैं उसकी भागीदारी से लिया है, यानी उसमें आप भागीदार बनिए। आधुनिक नागरिकता का मूल आधार क्या है, अधिकार है, और यह जन्म से या किसी भूभाग में निवास करने से प्राप्त हो जाती है। अरस्तु के अनुसार निम्न लोगों के लिए नागरिकता नहीं होगी। ठीक है, किनको किनको नहीं होगी वो देख लेते हैं। पहली बात, महिलाओं को नागरिकता नहीं दी। जो शिल्पी या कारीगर हैं होते हैं जो, उनको नहीं दी। बूढ़े जो हैं, बुजुर्ग और बच्चों को नहीं दिया। जो दास हैं, गुलाम हैं, अगर इनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है फिर भी उनको, दासों को भी नागरिकता नहीं होगी। विदेशी की तो बात छोड़ दीजिए, विदेशी को तो खैर कोई मतलब नहीं बनता विदेशी, लेकिन ये लोग तो जरूरी हैं। महिलाएं देश का हिस्सा है, आधी आबादी होती है। महिलाएं नहीं होंगी तो पुरुष कहाँ से आएंगे, ये चीज कोई महान महान से लोग भी ये चीज नहीं समझ पाए। तो महिलाएं, शिल्पी, बूढ़े और बच्चे, दास, इनको इसने अरस्तु ने कह दिया कि नागरिकता नहीं दी, क्योंकि महिलाओं का ये विरोधी था थोड़ा। अरस्तु का कहना है कि यह तो प्रकृति का नियम है कि वरिष्ठ कनिष्ठ पर शासन करेगा, यानी जो वरिष्ठ होगा, वो जो बड़ा होगा वो छोटा कनिष्ठ पर शासन करेगा।
अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है, कार्यों पर आधारित है। अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास है। ठीक है, यानी जो मान्यता है उसकी नागरिकता वो नैतिकता का विकास है। अरस्तु की नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर नहीं प्राप्त होती है, बल्कि नैतिकता के आधार पर बात की जाती है, नैतिकता पर प्राप्त होती है। अब आ जाते हैं नागरिकता के गुण क्या होने चाहिए, यानी नागरिक बनने के लिए अरस्तु के अनुसार क्या गुण होने चाहिए। अरस्तु के अनुसार नागरिकों का कोई एक सामान्य गुण नहीं होता है। ठीक है, अगर गुणों की बात की जाए या बुराइयों की बात की जाए तो कोई भी एक चीज तो नहीं हावी होगी। उनके गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा राज्य के विधान के अनुसार उनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, अच्छे मनुष्य के गुणों का नागरिकों में होना या न होना आवश्यक नहीं है। एक अच्छे नागरिक में शासन करने और शासित करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, एक श्रेष्ठ जो मनुष्य है उसके मनुष्य के गुण अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण संयम वाले होने चाहिए, यानी इसको संयम रखना चाहिए, साहसी होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। ठीक है, आदि होना चाहिए। एक श्रेष्ठ मनुष्य में शासक तथा नागरिक दोनों का गुण होना आवश्यक है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण स्थिर होते हैं और वह परिवर्तनशील भी होते रहते हैं, यानी उनसे परिवर्तन भी होता रहता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे, और एक वीडियो और होगी इसकी, अरस्तु की एक वीडियो और बनेगी। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट हमने पहले कर लिया था इसमें और ये दूसरा पार्ट है, और एक पार्ट और होगा। और इसके साथ साथ डेली आप क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है उसे बिल्कुल भी जो है उसे देखना ना भूले। और महत्वपूर्ण चीज है कि आप जैसे अगर आपका एग्जाम देखिए नेट का दिसंबर में होगा, तो अभी टाइम है, तो थोड़ा सा अभी से बुक्स आदि भी ले लें और उसके लिए भी अच्छे तरीके से बुक्स वगैरह भी पढ़ते रहें साथ साथ। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे भी जरूर पढ़ते रहें और नोट्स जरूर बनाते चले। मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि नोट्स बनाया करिए, जो भी अच्छी चीजें हैं उन्हें पढ़ना है अगर तो आपको नोट्स बनाना होगा। नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए एग्जाम में क्या होगा कि आप अच्छी तरीके से अपना उसे रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ तक देखे कर लिया विधि का शासन, नागरिक गुण, एक श्रेष्ठ मनुष्य के, ये सारी चीजें। अब हम अगला जो पॉइंट हमारा होगा वो होगा संपत्ति पर विचार होगा। ठीक है, संपत्ति पर विचार अरस्तु के अनुसार। और फिर हम पढ़ेंगे उसमें क्रांति का विचार। ठीक है, क्रांति रोकने के उपाय भी पढ़ेंगे, संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण आदि। तो कुछ चीजें अभी बच रही हैं, उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और इस पहले वाले भी जरूर देख लें, और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी भी जरूर करते रहें। ठीक है, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।